तो आज आप पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या फायदा है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने का? बहुत चार पांच छोटे छोटे पॉइंट एकदम तुरंत तुरंत हो जाने वाले। सबसे पहली बात, ये बहुत रैपिड है, मतलब ये तुरंत पता चल जाता है। आप मशीन में सैंपल डालिए, लाइट डालिए, स्पेक्ट्रम तैयार है। ठीक है। तो मेथड बहुत फास्ट है और बहुत कम टाइम लेता है। जबकि बाकी केमिकल मेथड में क्या होता है, पहले रिएक्शन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। नंबर दो, ये जो है इसके इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं भविष्य में, कि ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ, या आप इसको चार्ट के रूप में, डाटा के रूप में इसको सेव करके रख सकते हैं। तीसरा जो फायदा है, इसमें पदार्थ के बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड। नंबर चार जो है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर के बारे में, किसी अणु की संरचना के संबंध में जो जानकारी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको मिलती है वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा प्रिसाइज होती है, ज्यादा सही होती है किसी दूसरे मेथड से प्राप्त रिजल्ट की तुलना में। नेक्स्ट है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत थोड़ा भी डिफरेंस अगर संरचना का है तो ये तुरंत उसको पकड़ लेता है। इस तरह से आप समावयवी या बाकी तरह के संरचनाओं के बारे में भी बहुत एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो ये इसका फायदा हो गया। अब आते हैं हम जो आपका सिलेबस में है, इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ मैटर। यानी जब ये पदार्थ पर आपतित होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जब हम किसी पदार्थ के टुकड़े पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, तो पदार्थ और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच क्या क्या होता है। कई घटनाएं होती हैं जिनमें से कुछ घटनाओं को आप जानते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में पदार्थ जिस तल से आता है उसी तल में वापस टकराकर चला जाता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में पदार्थ जिस सतह सतह पर जिस भौतिक फेस से या जिस तल से आता है उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस चला जाता है। ये कहलाता है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। ये आप कम ही पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड एक टर्म और आएगा जो है आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि पदार्थ की अलग अलग परतों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन्स टकराते हैं और परावर्तित होते हैं और रास्ता बदल लेते हैं अपना। ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। थर्ड है आपका, ये तब की बात है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट और पदार्थ के बीच में कोई खास चीज नहीं हो रही है। ठीक है। तो आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉम्पटन प्रभाव, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन के अंतर्गत या स्कैटरिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्कैटरिंग में क्या होता है, पदार्थ से टकराकर कण अलग अलग कोणों पर बिखर जाते हैं। हम इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। कॉम्पटन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव क्या है, ये सब अलग पढ़ेंगे। आते हैं तब की बात जब पदार्थ
हमारी विकिरण को अवशोषित कर ले, अवशोषित कर लेगा। एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन से हमारे पदार्थ के अंदर जो अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हैं, इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये अपने निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में आ जाते हैं। और कितने तरह के परिवर्तन इनमें संभव हैं वो हम यहां देखेंगे। और जब ये वापस जाते हैं तो ये अपनी अवशोषित ऊर्जा को विकिरणों के रूप में ही रिटर्न करते हैं, वापस कर देते हैं, जिससे आपको कई फेनोमेनन देखने को मिलते हैं, जिनमें आप देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम, थर्मल इमिशन हीट के रूप में, स्पेक्ट्रम में भी आपको अलग अलग मिलेगा, जिसमें आप फास्फोरेसेंस पढ़ते हैं, फ्लोरोसेंस पढ़ते हैं। तो ये सारे डिफरेंट इंटरैक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैटर के साथ। क्योंकि हमारा कंसर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो हम उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में। सबसे पहले दो टर्म्स आपको बार बार यूज होंगे, ग्राउंड स्टेट, किसी भी दिए गए तापमान पर किसी पदार्थ के अणु या इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा अवस्था में पाए जाते हैं। उस ऊर्जा अवस्था को हम ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है ना? एट रूम टेम्परेचर और एट अ गिवन टेम्परेचर द स्टेट, द एनर्जी स्टेट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड देयर ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट पे। जब हम किसी पदार्थ के ऊपर कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हीट दे देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, तो इसके अणु, इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल से थोड़ा ऊपर, उच्च या हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। इस हायर एनर्जी लेवल को ही हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना? अब ये जो एक्साइटेड स्टेट होता है ये एक टेम्परेरी स्टेट है, या इसी को हम कह सकते हैं ये अनस्टेबल स्टेट है। यहां पर हमारा मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता। इट शुड बी रिटर्न बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। उसको झक मार के अपने ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ता है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में अब हम समझें कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में ऊर्जा का इस तरह का वितरण कि एक ऊर्जा स्तर और दूसरी ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं के मान निश्चित हों। यानी E1 की एक निश्चित वैल्यू है, E2 की एक निश्चित वैल्यू है, ये परिवर्तित नहीं होगी।
इसलिए E2 माइनस E1 का मान भी क्या होगा, निश्चित होगा, डेल ई फिक्स होगा, डेफिनेट। है ना। अगर मान लो कि E1 की वैल्यू 10 है और E2 की वैल्यू 100 है, तो स्वाभाविक तौर पे आप आसानी से गणना कर सकते हो कि E1 से E2 जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। 90 यूनिट ऊर्जा चाहिए। 80 यूनिट में भी नहीं पहुंचोगे और 95 यूनिट में भी पार निकल जाओगे। आपको सिर्फ कितना चाहिए, 90 यूनिट चाहिए। तो ये जो फिक्स क्वांटिटी में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। वास्तव में होता यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आता है, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के रूप में छोड़ता है, और ये रेडिएशन फोटॉन या क्वांटम से बने होते हैं। तो ये एक क्वांटा एनर्जी छोड़ता है, यानी कि कोई भी पदार्थ का एक मॉलिक्यूल, एक अणु, एक क्वांटा ऊर्जा ही अवशोषित या उत्सर्जित करता है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाने के लिए या उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के भीतर ऊर्जा का वितरण इस तरीके का हो कि उनके ऊर्जा के अंतराल किसी विकिरण की क्वांटा या फोटॉन के ऊर्जा के बराबर हो, तो ऊर्जा का यह वितरण कहलाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर किसी पदार्थ की इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 में जाने के लिए 90 यूनिट ऊर्जा की जरूरत है, तो वो सिर्फ उसी विकिरण को अवशोषित करेगा जिसके फोटॉन की ऊर्जा 90 यूनिट होगी। वो 92 यूनिट वाले को अवशोषित नहीं करेगा, 88 वाले को भी अवशोषित नहीं करेगा, क्योंकि दोनों से उसका काम नहीं चलेगा। अब आते हैं हम कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप का आपको देखने को मिलता है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो पहले तो जाने स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, या एक वर्णी प्रकाश, एक रंग का प्रकाश देता है। एक रंग का प्रकाश मतलब उसका तरंग दैर्ध्य एक नहीं है, उस रंग में जितने तरंग हो सकते हैं सारा तरंग दैर्ध्य उसमें उपलब्ध है। ये लाइट सीधी जा रही है, यहां हमने एक सैंपल होल्डर लगाया हुआ है जिसमें हम हमारे पदार्थ का विलयन भरेंगे, अभी नहीं भरा हुआ। आगे हमने एक प्रिज्म रख दिया हुआ है। प्रिज्म का काम होता है आने वाली लाइट को पतली पतली रेखाओं में बांट देना, यानी उसके अलग अलग तरंगों में बांट देना। रास्ते में हमने फोटोग्राफी की प्लेट लगाई है, और ये फोटोग्राफी की प्लेट में ये लाइनें साफ साफ दिखाई देती हैं। ठीक है। तो जब आप किसी प्रकाश स्रोत को प्रिज्म से गुजारकर फोटोग्राफी की प्लेट पे उसकी छाया, उसकी फोटो लेते हैं, तो आपको तरंगों का एक निश्चित क्रम मिलता है। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आपको निश्चित तरंगे मिलेंगी, निश्चित संख्या में तरंगों का एक क्रम मिलता है। इसी ऑर्डर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आइए अगली चीज करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर आपको 10 लाइनें मिल रही हैं, 10 रेखाएं, यानी हमारे स्रोत के प्रकाश में 10 प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है। हमने इस सैंपल होल्डर में हमारे पदार्थ का विलयन भर दिया, और ये विलयन जब इसमें से प्रकाश गुजरता है, जब इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजरती है, तो उसमें से तरंग नंबर 4 और
किसी ऊर्जा अंतर के बराबर है, मान लो अवशोषित कर लिया, तो होगा ये कि आपको तरंग नंबर 4 की जगह पर और तरंग नंबर 9 की जगह पर कोई तरंग प्राप्त नहीं होगी। आपको यहां पर ब्लैक लाइन मिलेगी, क्योंकि उन रंगों को हमारे पदार्थ ने सोख लिया, अवशोषित कर लिया। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें अनेक रेखाओं, अनेक रंगीन या अनेक तरंगों की रेखाओं के बीच में कुछ ब्लैक लाइंस दिखाई दे, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप इस स्रोत को, ये लाइट देना बंद करो, बंद हो गया। जब ये लाइट देना बंद हुआ तो इसकी जो 10 लाइनें थी वो भी आना बंद हो गई। लेकिन हमारे पदार्थ ने इससे 2 रेखाएं अवशोषित की थी, 4 नंबर और 9 नंबर की। तो अब हमारे पदार्थ का जो अणु इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो चुके हैं, एक्साइटेड हैं, वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, तो ये उन्हीं 2 विकिरणों को वापस भेज देंगे। तो 4 नंबर पे और 9 नंबर पे, 9 नंबर की जगह पर आपको चमकदार रेखाएं मिलेंगी, शाइनी लाइंस। इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें पूरे काले आपके बैकग्राउंड में कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई दें, उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम 2 तरीके के हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। दोनों क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम आते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन पे। बॉर्न ओपेनहाइमर ने इसके बारे में क्या कहा? थोड़ा इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लें। जब हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं, यानी जब उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण आते पड़ती है, तो उस पदार्थ के अलग अलग ऊर्जाओं में परिवर्तन हो सकता है। कौन कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है? तो ई ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन का होता है विस्थापन, यानी ऊर्जा की वजह से हमारा अणु एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। पर इसमें एक समस्या है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है ये फिक्स नहीं है। जब ये फिक्स नहीं है तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर वो कम दूरी तक जाता है तो कम ऊर्जा अवशोषित करेगा, ज्यादा दूरी तक जाता है तो ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करेगा। और यहां चूंकि दूरी निश्चित नहीं है, इसलिए ऊर्जा का क्वांटीकरण भी नहीं होता है। तो जब ऊर्जा का क्वांटीकरण नहीं होगा तो हम इसको अपने अध्ययन में नहीं, ठीक है ना, यहां ऊर्जा का क्वांटाइजेशन नहीं होता है। दूसरा है ई इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता है फ्रॉम one energy level to another energy level, जब हमारा इलेक्ट्रॉन
उत्तेजित होकर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो स्वाभाविक तौर पे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए उसको निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति वो विकिरण की निश्चित ऊर्जा के फोटोन को सोख कर अवशोषित करके करता है। तो ये ट्रांजिशन, ये संक्रमण हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए। दूसरा है ई वाइब्रेशनल। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कठिन है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। दूसरा है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल का मतलब हमारा अणु एक से अधिक परमाणुओं का है बना और इनके बंध दृढ़ नहीं होते। दृढ़ नहीं होते मतलब लगातार अपने मूल दूरी से कंपन करते रहते हैं, यानी इनका बंध खिंचता सिकुड़ता रहता है। इस घटना को वाइब्रेशन कहते हैं। तो जैसे कोई झूला झूल रहा है और आप उस झूले के रिदम के हिसाब से आके उसको एक पुश देते हो, तो झूला पहले धीरे झूल रहा था, आपने सही तरीके का पुश दिया तो झूलने की जो एम्पलीट्यूड है, जो हम ये कहें कि उसका आयाम है, वो बदल गया। तो जब विकिरण को अवशोषित करके कंपन ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए, कंपन का आयाम बदल जाए, तो इस तरह का संक्रमण कंपन संक्रमण कहलाता है। उससे रिलेटेड ऊर्जा कंपन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। इस ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से बहुत कम होता है। फिर बारी आती है ई रोटेशनल। अणु पूरा का पूरा अपने बंध अक्ष के लंबवत चक्कर लगा सकता है, इस तरीके से घूम सकता है। तो उसके चक्रण में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि ऊर्जा अवशोषित करके अगर अणु का चक्रण स्पीड बढ़ जाए, चक्रण ऊर्जा में चक्रण एनर्जी लेवल जे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को ई से दर्शाया, वाइब्रेशनल को वी से दर्शाया, रोटेशनल को हम किससे दर्शाते हैं, जे से। ये ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो तो संक्रमण चक्रण संक्रमण कहलाता है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान इन दोनों से बहुत कम होता है। तो पहली चीज तो समझिए कि ई इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा है ई वाइब्रेशनल से, और ई वाइब्रेशनल बहुत ज्यादा है ई रोटेशनल से। लेकिन कुल जो ऊर्जा रिक्वायर होगी वो होती है ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। इसमें हम ट्रांसलोकेशन को पहले जोड़ते थे, लेकिन अब नहीं जोड़ते, क्योंकि हम जान गए इसमें ऊर्जा का क्वांटाइजेशन नहीं होता है। अब कुछ और बातें, अगर आपने पदार्थ को इतनी ऊर्जा वाला विकिरण दिया है कि उसमें खूब ऊर्जा है और वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ले जा सकता है, मतलब हमारे विकिरण की ऊर्जा इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करा सकती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, उससे कम ऊर्जा वाले दोनों संक्रमण भी हो जाते हैं उसके साथ। क्योंकि सीधी बात है कि अगर आप एक मकान 10 लाख रुपए का बनवा रहे हो तो खिड़कियां कितने की आती हैं, 2-4 हजार की आती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मकान बनते बनते 2 खिड़की भी बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां 10 लाख खर्च हो रहा है वहां 2-4-5 हजार रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहां वैसा ही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है तो उसके साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल संक्रमण भी हो जाते हैं। जबकि अगर वाइब्रेशनल संक्रमण यानी ऊर्जा, अगर विकिरण की ऊर्जा इतनी है कि वो कंपन संक्रमण या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन तो कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होगा, वाइब्रेशनल होगा, और वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल भी हो जाएगा।
लेकिन अगर आपके विकिरण में इतनी ही ऊर्जा है कि सिर्फ रोटेशनल संक्रमण हो सकता है, मतलब आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि आप दरवाजे का एक पर्दा खरीद सकते हैं, तो आप नई खिड़की लगाने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप बोलेंगे भाई खिड़की तो उससे महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आप नई खिड़की लगवा रहे हैं, मान लीजिए 5,000 की खिड़की है, तो आप आसानी से 500 रुपए का पर्दा लगवा सकते हैं। यही चीज है कि अगर ऊर्जा ज्यादा है तो उसके साथ कम ऊर्जा के सभी संक्रमण हो जाएंगे। अब बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट या बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन क्या है? किसी भी कक्षक की ऊर्जा का कैलकुलेशन, देखिए मैं यहां पढ़ता हूं, it is interesting to note that Schrödinger equation for hydrogen atom can be solved exactly। देखो श्रोडिंगर समीकरण था हमारे हाइड्रोजन के आणविक ऊर्जा स्तर की गणना करने के लिए, एनर्जी लेवल की ही गणना की जाती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि आपने पढ़ा हुआ है बीएससी फाइनल में और फिजिकल में इस साल भी है, श्रोडिंगर इक्वेशन केवल किसके लिए हल किया जा सकता है? H2 के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, सॉरी, हाइड्रोजन के लिए इसका सही हल प्राप्त हो गया है। पर अब हो ये रहा है कि अगर हम देखें कि ऐसे अणु जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा नाभिक है, तब एक परेशानी आती है। हाइड्रोजन का इसलिए हल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में सिर्फ एक नाभिक यानी एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, साथ साथ सिंगल अट्रैक्शन है और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं किसी अणु की बात करूं तो इस अणु में दो नाभिक होंगे, कई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां क्या होगा? नाभिक और नाभिक के बीच प्रतिकर्षण, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच आकर्षण, अनेक तरह के बल कार्य करेंगे। ऐसे में इनके लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करना कम से कम अभी तक हल नहीं हो पाया है, यानी बहुत डिफिकल्ट है या लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक। और इसमें एक महत्वपूर्ण दिक्कत यह आती है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की गति फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी गति कर सकता है, नाभिक भी गति कर सकता है एक दूसरे के सापेक्ष। तो बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई, आपने कहीं बाहर, आप बाहर गए और आपने कोई मिठाई खाई, आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप जब घर आए, अब वो आपके होम टाउन में उस तरह की मिठाई नहीं मिलती, तो आपने कहा मैं बना के देखता हूं। अब आप YouTube पे इधर उधर देख दाख के मिठाई बनाए, लेकिन वो मिठाई एग्जैक्टली वैसे नहीं बनी जैसा कि वहां था, लेकिन फिर भी काफी हद तक बन गई। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऐसे था, लगभग ऐसे था, मान लो यही है। ठीक है ना? तो बॉर्न ओपेनहाइमर ने भी यही कहा। जब अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है जब किसी समीकरण का वास्तविक रूप से हल करना संभव नहीं होता। मान लो कोई समीकरण है, इतना कठिन है कि उसको हल नहीं कर सकते हम, तो हम उससे मिलता जुलता एक समीकरण लेते हैं जिसको हल किया जा सकता है या जिसका हल हमको ज्ञात है, और हम इस समीकरण जिसका हल ज्ञात है, इसी के हल को उस समीकरण के हल के बराबर मान लेते हैं। तो लगभग मान लेना, यही कहलाता है अप्रोक्सीमेशन। तो बॉर्न ओपेनहाइमर ने कहा कि भाई देखो, नाभिक की जो गति है
वो इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में नगण्य होती है। नाभिक की गति इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में नगण्य होती है, इसलिए दोनों की गति को एक साथ न लेकर अलग अलग मान लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण को हल करें तो नाभिक को स्थिर मान लेते हैं, और जब नाभिक के लिए समीकरण को हल करें तो इलेक्ट्रॉन को स्थिर मान लेंगे। तो इस तरीके से हमको दो समीकरण प्राप्त होंगे। एक समीकरण प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा समीकरण प्राप्त होगा नाभिक के लिए। इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे और ये मान लेंगे कि ये हमारे अणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल है। समझ में आया? इसी को कहा गया बॉर्न ओपनहेमर सन्निकटन। मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से समझेंगे। In order to separate the part of Schrodinger equation due to electronic motion, Born-Oppenheimer assumed that since the nuclei are several thousand times heavier than electron, the nuclei may be assumed to be stationary when the electrons move. यानी कि चूंकि नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से हजारों गुना ज्यादा होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण नाभिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो नाभिक स्थिर रहता है। ये माना गया, ये मान सकते हैं। So the electronic wave function can be obtained by solving the electronic equation for some fixed position of the nuclei. In other words, nuclei move relatively slowly and may be treated as stationary while the electrons move relative to them. The electronic equation for the wave function of the electron alone can then be solved. तो इसमें ये कहा गया कि चूंकि नाभिक की गति, नाभिक बहुत भारी है, नाभिक की गति इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत धीमी है, तो जब इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में चर्चा करें तो नाभिक की गति को स्थिर मान लें और इस आधार पर नाभिक को स्थिर मानते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण की गणना कर ली जाए, एक समीकरण बना के हल कर लिया जाए। ठीक है? For the ground state molecule, the approximation has been found to be quite satisfactory. हमने ये देखा कि बॉर्न-ओपेनहेमर का जो अप्रोक्सीमेशन है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कैलकुलेट करने में बढ़िया, अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, the calculation shows that the nuclei of H2 molecules move through only about 1 picometer while the electron speeds through 1000 picometers. So the error of assuming the nuclei are stationary is small. इसी को साबित करने के लिए हमने देखा कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का नाभिक जब 1 पिकोमीटर गति करता है, इतने समय में उसका इलेक्ट्रॉन 1000 पिकोमीटर गति कर जाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गति बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, early attempts to calculate the electronic wave function and energies are confined to simple systems like H2 plus, H2, etc. But success to achieve provide basis of extension of approaches to bigger molecules. Such calculation led to emerging of two very important theories of bonding, namely molecular orbital theory and valence bond theory. The Born-Oppenheimer approximation, however, failed to provide good result in certain excited state of polyatomic molecules. तो बॉर्न-ओपेनहेमर का अप्रोक्सीमेशन अच्छा है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये सभी के लिए सही नहीं। जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, 1, 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं वाले अणु के बारे में बात करें और एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करें, तो सभी के लिए ये सही रिजल्ट नहीं देता। बहुत सारे के लिए सही रिजल्ट देता है, लेकिन ज्यादातर के लिए सही रिजल्ट नहीं देता। तो मैंने मेरा ख्याल है इतना डिस्कशन तो कर ही दिया है कि आप आसानी से 2 पेज लिख सकते हैं बॉर्न-ओपेनहेमर सन्निकट के बारे में। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके आगे